अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात कर रहे हैं रियल इस्टेट एजेंट्स ने अब जो अपने कस्टमर्स से इंफॉर्मेशन लेनी है और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और कुछ कस्टमर्स को उन्होंने बेसिकली इनकार करना है कि हम आपकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एफबीआर कह रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेरर के कवानीन के मुताबिक, और एफबीआर ने अपनी भी रेगुलेशंस निकाली है फॉर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स 2020, जहाँ पे वो जो लोग क्राइम से पैसे कमाते हैं उसको आप और फिर वो एसेट्स ख़रीद के फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से ख़रीदते हैं कि उनको ज़्यादा अपने बारे में डिटेल्स ना बतानी पड़े, ये ना बताने पड़े कि पैसे कहाँ से आए। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में, आप पार्ट 2 देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में कहा गया था कि अब जब आप इंडिविजुअल कस्टमर से सोर्स ऑफ वेल्थ का पूछेंगे और इसी तरह अगर वो लीगल पर्सन कंपनी होगा तो भी सारी डिटेल्स और ओनरशिप की डिटेल्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह पूछेंगे। और मेन एम्फेसिस था बेनिफिशियल ओनर पे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह होती है कि जिस शख्स ने क्राइम किया होता है वो सामने नहीं आता और वो अब और लोगों के थ्रू, वो उसके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और अननोन लोग भी हो सकते हैं, वो एक एसेट ख़रीदता है जिसकी ख़रीद पर कोई पूछगछ नहीं की जाती कि जी अच्छा बस आप चीज़ ख़रीद लें। जैसे आप अगर जाएंगे सुपर स्टोर में आटा चीनी लेने के लिए तो वहाँ कोई आइडेंटिटी, अनलेस कि आप रिड्यूस्ड रेट पे ख़रीद रहे हो तो आपसे कोई आइडेंटिटी नहीं मांगी जाएगी। हाँ, अगर आप 1 टन आटा ख़रीदेंगे तो फिर डेफिनेटली लोग थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएंगे कि आप क्यों ख़रीद रहे हैं, आप उसकी ब्लैक मार्केटिंग करनी है वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो है मुख्तलिफ मार्केट्स में चीज़ों की ख़रीद व फरोख्त करके फिर उस पैसे को आगे बेच के फिर शो किया जाता है कि देखें जी मैंने गाड़ी बेच दी, प्लॉट बेच दिया, और ख़ास तौर पे लैंड की चूँकि प्राइस ज़्यादा होती है या प्राइस बॉन्ड बेच दिया तो उसके थ्रू ज़्यादा मनी लॉन्डर किया जा सकता है। इसलिए रियल इस्टेट एजेंट्स को कहा जा रहा है कि अब आपने कुछ एडिशनल बुक कीपिंग करनी है, आपने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपने रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होंगे, आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के अलावा यानी प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस एक्सपेंसेस, एसेट्स के अलावा कस्टमर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपने करनी होंगी, रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होगी, ताकि जो है ना गवर्नमेंट को, एफबीआर को हेल्प हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये शॉर्ट गाइडेंस है। जो डिटेल्ड गाइडेंस है वो तो 122 सफ़ों की है। एफबीआर की वेबसाइट पर आपको ये सेक्टर स्पेसिफिक गाइडेंस मिल जाएगी। बेसिकली होम पेज पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो टैब है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हैं, और यहाँ सारे सर्कुलर्स और हर चीज़ उन्होंने की है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रियल इस्टेट एजेंट हैं और मेरी तरह एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी और अंडरस्टैंडिंग भी मुश्किल होगा। इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेन पॉइंट्स यही हैं कि कस्टमर आपने आइडेंटिफाई करने हैं जो मनी लॉन्डर कर रहे हैं, और उसके लिए आपको बेसिकली अपनी लाइबिलिटी सिक्योर करनी है, अपने बिजनेस को सिक्योर करना है। अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस बताए जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, वो आप नहीं पूरे करते तो उंगली आप पे उठाई जा सकती है। और एफबीआर का, चूँकि हमारे यूट्यूब चैनल पे एफबीआर के हवाले से टैक्स हरासमेंट का भी एक प्लेलिस्ट है, तो फिर एफबीआर को मौका मिल जाएगा आपको तंग करने का। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि, और ये और सेक्टर्स में भी है रियल इस्टेट एजेंट्स के अलावा भी, तो और वीडियोस भी होंगे, लेकिन अभी फोकस हमारा taxdosti.com के ऊपर जो ब्लॉग पोस्ट भी है और हमारे जो ग्रुप्स हैं नॉन अपना रियल इस्टेट एजेंट्स के, उसके हवाले से ये वीडियो सारी बन रही हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एज अ टैक्स पेयर ज़रूरी है और इवन एज अ टैक्स प्रोफेशनल वो हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वायर करनी है, और वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड documents to verify information original of certified true copy of documents, electronic version, नाजरा वगैरह, डेट, डॉक्यूमेंट कॉपी साइटेड वगैरह। इस तरह का जो है बेसिकली ये डॉक्यूमेंट आप जो है CDD फॉर्म फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, CDD अगर आप सोच रहे हैं तो बेसिकली कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म
फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, जहाँ पे कोई शख्स भी आता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सैलरीड पर्सन हो, पेंशनर हो, लेकिन वो एक नेचुरल पर्सन होता है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने एक इस तरह की एक एक्सेल शीट भी होनी चाहिए आपके पास, और फिर एक पूरी फाइल होनी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली सॉफ्ट कॉपी में आपके पास। तो फुल नेम उससे लेंगे। रेजिडेंट पर्सन होगा तो नादरा का, नॉन रेजिडेंट होगा तब भी नादरा का, वरना तो फॉरेन पासपोर्ट वगैरह होगा, एलियन रजिस्ट्रेशन होगी। और ये उन्होंने लिंक दिया है कि यहाँ से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो शख्स वाकई में ये जो आइडेंटिटी दे रहा है ये यही शख्स है। डेट ऑफ बर्थ है उसमें, नादरा का आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स हैं डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करें। अब डेट ऑफ बर्थ क्यों ली जा रही है? वो इसलिए ली जा रही है कि अगर माइनर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रही है। रेजिडेंट की इंफॉर्मेशन क्यों ली जा रही है? क्योंकि रेजिडेंट जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स देगा और बाहर की इनकम भी उसने डिक्लेयर की होगी, तो जब आप उसकी वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न लेंगे तो आपको उसके पूरी दुनिया के वो होगा, आप देखेंगे कि इसके पास इतने सोर्स हैं। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स रिटर्न में शो हो रही होगी। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे मेरे ख्याल से तो एक अलग से भी प्रोग्राम करना चाहिए। आज की वीडियो में आई होप के 10-15 मिनट्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ज़रूरी, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेना, क्लाइंट को तंग करना, आपके क्लाइंट को, और आप खुद भी चूँकि क्लाइंट है तो क्लाइंट को तंग करना, इस प्रोसेस को ज़्यादा रेड टेप में डालना, यानी कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ओवर डॉक्यूमेंटेशन करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप इस काबिल हो जाए कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये ट्रांजैक्शन जो है ना 100% उस तरह नहीं है जैसे ये शख्स मुझे बता रहा है। और यहाँ इंडिविजुअल की फ़िलहाल बात हो रही है, तो इसीलिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से फ़र्क पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ से फ़र्क पड़ेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस से पता चलेगा रिसेंटली वो कहाँ है, या बिल्कुल भी CNIC वगैरह से पता चलेगा। नादरा का आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासपोर्ट, फिर देन अगेन ये नादरा का वो है। फिर मोबाइल ऐप्स भी हैं। मैं सजेस्ट करूँगा जैसे जो ये सारा प्रोसेस है, चाहे रियल इस्टेट है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, जिन लोगों ने भी ज्वेलर्स हैं, उन सब ने रजिस्टर होना है। तो एक दफ़ा जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, जिसकी वीडियोस आप देखेंगे, इस वीडियो में तो हमारा फोकस कस्टमर पे है कि एज ए रियल इस्टेट एजेंट आपने कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है और क्यों लेनी है। क्योंकि हो सकता है कस्टमर, ख़ासतौर पे एजुकेटेड कस्टमर हो, बाहर से आया हो, या जो है वो इंटरेस्टेड हो, तो वो आपसे डिटेल पूछेगा कि जी मैं क्यों ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मुझसे आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो। और अगर कोई छुपाना भी चाहेगा, जो हाई रिस्क कस्टमर है, जिसकी वजह से जो बेसिकली जो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मनी लॉन्डर कर रहा होगा, इसमें ख़ासतौर पे वो लोग शामिल होते हैं जो और लोगों के बिहाफ पे, जैसे कोई शख्स कनाडा में बैठा हुआ है और उसका सर्वेंट या एम्प्लॉय आके कहता है जी मैं जो है ना अपने बॉस के या एम्प्लॉयर के बिहाफ पे ये चीज़ें ले रहा हूँ, तो वो हाई रिस्क हो सकते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज लोग जो जिनका पॉलिटिक्स में ताल्लुक़ होता है, हो सकता है उसकी वजह ये है कि मनी। फिर यहाँ और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अभी हम वो फॉर्म देख रहे हैं इस पार्ट 2 में और बात कर रहे हैं। लेकिन एक आपने कॉमन सेंस अप्रोच रखनी है इस पर। आपने ये नहीं सोचना कि यार अब मुझे 4 बंदे और रखने पड़ेंगे। बात यह है कि सारे प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। मैं ये बात कर रहा था कि आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं नादरा के, जहाँ पर जब आप डालेंगे उस ऐप के अंदर अपने कस्टमर की डिटेल, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा कह रहा है टू आइडेंटिफाई वेदर कस्टमर इज एक्टिंग ऑन देयर ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है। और ये कैसे पता चलेगा, ये अब आपने सिनेरियो देखना है। इफ़ द कस्टमर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इंडिविजुअल, ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन फिर उस दूसरे इंडिविजुअल की भी, और ज़रूरत पड़े तो पूरा जो फैमिली ट्री है और वो है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब आप जान सकते हैं कि एक शख्स के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं नादरा के ख़ास नंबर पर, अगर आप उसका CNIC भी करेंगे। तो CNIC मेन डॉक्यूमेंट है, फिर टैक्स रिटर्न आता है, फिर और डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। तो ये सब आपने देखने हैं और इंटेलिजेंटली पूछना है। सोर्सेज ऑफ वेल्थ और फंड्स जो है, ख़ासतौर पे हाई रिस्क कस्टमर्स और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस के लिए, जिसको हम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली कस्टमर्स की टाइप आपके बिजनेस में एज ए रियल इस्टेट एजेंट आप ज़रूर कहते होंगे यार ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। अब आपने थोड़ी सी वोकेबलरी सीखनी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि यार ये शख्स हाई रिस्क कस्टमर है, ये शख्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वाला कस्टमर है, ये इंडिविजुअल कस्टमर है, ये कॉर्पोरेट कस्टमर है। इस इंडिविजुअल कस्टमर में
इसके साथ मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, बेशक वो कैश पे कर रहा हो वगैरह वगैरह, इससे मैं नहीं कर सकता, इसके साथ मुझे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह। वो कहते हैं एनी डॉक्यूमेंट सच एज NTN नंबर, अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्सेशन डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, बिजनेस डिटेल, बहुत कुछ और हो सकता है उसके, और अगर प्लॉट्स वगैरह हों और वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो फिर एक रेगुलर सीरियल काम कर रहे हैं वो भी है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी वेल्थ है, उन्होंने इनहेरिट की है या कमाई है, तो वो है। और बहुत सारे यंग लोग जो IT फ्रीलांसर्स और क्रिप्टो और इस तरह, अब क्रिप्टो भी एग्जांपल है कि जो क्रिप्टो से कमा रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, उनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी शायद पूरे, और ये भी सारी वेरिफिकेशन और वो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सब। लेकिन आपने देखना है कि वो जो क्रिप्टो है वो उसने लीगली कमाया है कि इलीगली कमाया है। अब ये कॉल जो है आप पर है, और आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि जी इससे तो बिज़नेस डिस्टर्ब होगा। तो शॉर्ट टर्म में तो बिज़नेस डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर आप ये वोकेबलरी सीखेंगे जो इन वीडियोस में बात की जा रही है, तो फिर आपको इश्यूज कम से कम आएंगे। तो ये एक टेबल बनाया है, और यहाँ उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि हाई रिस्क कस्टमर इंक्लूड पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, कॉम्प्लेक्स कंपनीज यानी वो कंपनीज जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है आगे, वो ट्रस्ट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट लोग जिनकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, कस्टमर फ्रॉम बॉर्डर एरियाज लाइक KP, बलूचिस्तान, हाई रिस्क कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान, politically exposed person includes head of state of government, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट। जब आप इनके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करें तो ये अब आपने आइडेंटिफाई, जरूरी नहीं है कि मनी लॉन्डर कर रहे होंगे, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से ये सारे मैनेज करेंगे सारी सिचुएशन को, ठीक है ना जी। अच्छा, ये आपने चार्ट देख लिया, हमने शुरू में बात कर ली कि किस कानून के तहत ये जो है, इस कानून के तहत आपने ये डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर की करनी है। फिर बेनिफिशियल ओनर पे मैं फिर दोबारा बात करता हूँ कि चाहे इंडिविजुअल कस्टमर वॉक इन करे, आपका पुराना कस्टमर हो, आपने पुराना भी हो, तो आपने बेनिफिशियल ओनरशिप पूछनी है। बेनिफिशियल ओनरशिप यहाँ उन्होंने कहा है कि बेनिफिशियल ओनरशिप ये होती है कि एक रियल पर्सन, नेचुरल पर्सन होता है, उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और वो जो बेनिफिट होना होता है उस प्लॉट को जब बेचेंगे और कैपिटल गेन होगा तो वो उस शख्स को जाएगा, इसको नहीं जो ख़रीद रहा है। तो बेनिफिशियल ओनर सेम भी हो सकता है, जैसे मैं अगर प्लॉट ख़रीदता हूँ और मैं ही उसका प्रॉफिट भी मुझे मिलता है, टैक्सेस भी मैं पे करता हूँ, तो मैं ही बेनिफिशियल ओनर। लेकिन ये सेपरेट भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा बेनिफिशियल ओनर हो सकते हैं। एक बंदा प्लॉट ख़रीद रहा हो, पैसे भी वो दे रहा हो, नाम पे भी उसके हो, लेकिन जब वो बेचे तो 8-10 लोगों को वो पैसे जा रहे हो। इसी तरह जब कंपनी होती है तो कंपनी ऑलरेडी एक फ्रंट पर्सन होती है, लीगल पर्सन होती है, सामने कंपनी नज़र आ रही होती है, बैक पर जो है वो मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कंपनी को यूज़ करके बताया जा रहा हो कि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो कंपनी के पीछे डायरेक्टर्स हैं वो भी एक्चुअल शेयर होल्डर्स, वो जो शेयर होल्डर्स हों कंपनी के, वो भी एक्चुअल शेयर होल्डर्स ना हो। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स डिक्लेयर्ड हो SEC के पास, वो भी उसके एक्चुअल शेयर होल्डर्स ना हो, उससे पीछे लोग हों जो अनआइडेंटिफाइड हो और उन्होंने पैसा लगाया हो, पहले कंपनी बनाई हो, इन लोगों को शेयर होल्डर और डायरेक्टर बनाया, अब कंपनी, तो वो लोग नॉर्मली एक्ट करेंगे एज चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम डायरेक्टर हैं। लेकिन अब आपने थोड़ा सा जिसको कहते हैं CID करनी है कि ये ट्रांजैक्शन हो क्या रही है, क्योंकि फिर बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा टाइम लेके ये करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे, कस्टमर से डिस्कशन करेंगे। मेरी सजेशन तो ये कि ओपन डिस्कशन करें कि आपको पता है हम रजिस्टर्ड हैं FBR के साथ 1 जनवरी 2022 से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून के मुताबिक, टेरर फाइनेंसिंग के काउंटर के कानून के मुताबिक, FBR की अपनी रेगुलेशंस हैं, हमने क्लाइंट से मुताबिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसलिए आप हमारे साथ ताउन करें और इसको आप अपनी मार्केटिंग और उसका भी हिस्सा बनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जेन्युइन जो उन रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं जिनका अपना हाउस इन ऑर्डर है। तो स्क्रीनिंग जब आप करेंगे आपकी कस्टमर सर्विस इसलिए इम्प्रूव होगी क्योंकि कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे होते हैं, रेंट पे क्लाइंट को घर लेके दे रहे होते हैं, या उसके अलावा कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेके दे रहे होते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका और क्लाइंट का रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ये प्रॉपर अब डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इंश्योर होगा कि जब आप उसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन भी सेल परचेज़ की या कोई और कर रहे होंगे तो
प्लस आपकी नॉलेज बढ़ेगी रिगार्डिंग बिजनेस जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनीज और बिजनेसेस का क्या सिलसिला है, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्या अलाउ करते हैं, वहाँ कौन सी चीज़ जेन्युइन मानी जाती है, जेन्युइन नहीं होती। तो इस तरह करके जो है एक आपके जो अकाउंटेंट है उसका रोल भी बढ़ गया है, और जो आपके अपना एस चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी रोल बढ़ गया। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम देख रहे हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चीफ, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर्स बाय रियल एस्टेट एजेंट्स। क्योंकि अब जो है आपने ये स्क्रीन करना है, पहचानना है कि कौन सी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन है। थैंक यू।